दो लड़के थे जिन्हें अक्सर स्कूल में बुली किया जाता था। उनके साथ आए दिन मारपीट होती। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, मगर दोनों में से किसी ने भी अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं थी। कई साल बीत जाने के बाद हम उनमें से एक लड़के ली टांग को देखते हैं, जो अपनी मिलिट्री सर्विस खत्म कर अपने परिवार के पास वापस लौट आया था। वो चाहता है कि कनाडा जाकर कोई अच्छी सी जॉब करे। उसकी फैमिली उसके सपनों को नजरअंदाज करती है। उसने ग्रेजुएशन आधे में ही छोड़ दी थी, जिसे खत्म करने उसने फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। वो अपने कनाडा जाने के सपने के बारे में अपने बचपन के दोस्त क्वांग हुआन को बताता है, लेकिन उसका दोस्त भी उसके प्लान को खास अहमियत नहीं देता। घर जाकर ली टांग कनाडा के कुछ व्लॉग्स देखता है। फिर वो वहाँ की कुछ फेमस जगहों की पिक्चर्स अपने रूम की दीवारों पर लगाने की सोचता है, लेकिन दीवार में कील ठोकने के लिए उसके पास हथौड़ा नहीं था। उस दिन रात को ली टांग सुपरमार्केट जाता है, जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता है। तब दो कंस्ट्रक्शन वर्कर वहाँ आते हैं। सिगरेट का पैकेट खरीदकर उनमें से एक ली टांग से कहता है कि हमारे लिए वाइन बाहर ले आओ। ली टांग उनसे कहता है कि पहले उन्हें अंदर काउंटर पर सामान के पैसे चुकाने होंगे, तभी वो उन्हें बाकी चीजें दे पाएगा। उनमें से एक बंदा अंदर जाकर खरीदे हुए सामान के पैसे दे देता है। फिर वो लोग सामान लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ली का बॉस सुपरमार्केट आता है। उसके आते ही ली टांग का शिफ्ट खत्म हो जाता है। जाते वक्त वो अपने बॉस से पूछता है, क्या मैं इस हथौड़े को अपने साथ ले जा सकता हूँ? ली टांग का बॉस अपने फोन पे बिजी होता है, जिससे वो उसकी बातों पर गौर नहीं करता। टांग हथौड़ा उठाकर अपने बैग में भर लेता है। घर लौटते वक्त वो देखता है कि उन कंस्ट्रक्शन वर्कर में से एक बाहर सड़क पर सो रहा है। वो कहता है कि रहने दो, तुम उस पर ध्यान मत दो। उसके मुड़ते ही ली टांग उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है, जिसे वो परछाई में देख लेता है। गुस्से में वो कंस्ट्रक्शन वर्कर ली टांग पर अटैक कर देता है। वो जैसे ही ली टांग के गाल पर तमाचा लगाता है, उसे अपने स्कूल के वो दिन याद आ जाते हैं जब कुछ बच्चे उसे ऐसे ही मारा करते थे। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आता है कि आखिर वो क्यों उस समय अपने लिए स्टैंड नहीं ले सका। ली टांग अपने बैग में रखा हथौड़ा निकालता है और उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के सर पर जोर से मार देता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर कुछ देर लड़खड़ाने के बाद वहीं दम तोड़ देता है। इसके कारण ली टांग के कपड़ों पर उड़े खून के छींटे धुल जाते हैं। अगले ही पल वहाँ एक लड़की अपने डॉग को लेकर गुजरती है। ली टांग को लगता है कि अब तो वो मर्डर केस में जेल जाएगा, मगर जल्द ही उसे पता लगता है कि वो लड़की अंधी है और वो डॉगी उसका गाइड डॉग है, जो उसे रास्ता दिखाने का काम करता है। ली टांग डर के मारे अपनी शर्ट साफ करता है। उसे वो मरा हुआ कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाई देने लगता है, जो उसे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों मारा? मेरी बीवी और बच्चों को अब कौन पालेगा? फिर वो इमेजिन करता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसे देख उसकी मॉम बेहोश हो गई है। उस रात वो अपने फ्रेंड के घर जाता है, जहाँ जाकर भी उसकी इमेजिनेशन बंद नहीं होती। उसे वो सभी सिचुएशन याद आने लगती है जिनमें उसने किसी न किसी के साथ गलत किया है। उनमें से एक था किसी और लड़की के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देना। दूसरा ऐसा सिचुएशन था जब स्कूल में हुआन का टैबलेट खो गया था। ली टांग की नज़र टैबलेट पर पड़ते ही उसने उसे चुरा कर अपने बैग में डाल दिया था। इन्हीं सब चीज़ों के बीच उसे याद आता है कि हथौड़ा तो वो वहीं छोड़ आया है। अगले दिन डिटेक्टिव योंग, जो इस केस की तहकीकात कर रहे थे, वो क्राइम सीन पर पहुंचता है। हालांकि उन्हें वो हथौड़ा नहीं मिलता। इसके बाद डिटेक्टिव योंग ली टांग के सुपरमार्केट जाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है। सुपरमार्केट का ओनर डिटेक्टिव योंग से बाहर रुकने को कहता है। बाहर दो लड़के आकर डिटेक्टिव के साथ दादागिरी करते हैं, पर योंग अपने आदमी से कहकर उन्हें अरेस्ट करवा देता है। फिर योंग सुपरमार्केट के ओनर से ली टांग की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। तभी ली टांग अपनी ड्यूटी के लिए सुपरमार्केट आता है। डिटेक्टिव योंग उसे बाहर ले जाकर उसके हाव भाव ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। उसी वक्त डिटेक्टिव यांग का साथी यांग जे आकर उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि बगल में उन्हें खून से लथपथ दो ईंटें मिली है। उस पर से वो लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद उन दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर थे एक दूसरे के सर पर ईंट मारकर एक दूसरे की जान ले ली होगी। लेकिन डिटेक्टिव योंग को ये बात कुछ हजम नहीं होती। वो ली टांग से थोड़ी देर और पूछताछ करता है। फिर पुलिस स्टेशन जाकर सुपरमार्केट से मिली सीसीटीवी फुटेज को फिर से चेक करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ली टांग ने जब उस हथौड़े को हाथ में उठाकर अपने बॉस से उसे ले जाने के बारे में पूछा था, उसी वक्त कैमरे पर एक बड़ी सी मक्खी आकर बैठ गई थी। उस हथौड़े के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। फिर पुलिस उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में से एक की वाइफ
को पूछताछ के लिए बुलाता है। वो बताती है कि उसका पति, जो उम्र में काफी बड़ा था, उसके जवान दोस्त यानी दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्कर को अपने साथ घर लाया करता था। देखते ही देखते बुजुर्ग कंस्ट्रक्शन वर्कर की वाइफ ने जवान कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ चक्कर चला लिया। इस बारे में उसके पति को पता लग गया था। अगले दिन डिटेक्टिव योंग सुपरमार्केट जाता तो है, पर वो ली टोंग से कहता है कि मुझे बढ़िया वाले च्युइंगम दिखाओ। ली टोंग की शिफ्ट खत्म होने के बाद डिटेक्टिव योंग उसे डिनर पर ले जाता है, जहां दोनों साथ बियर पीते हैं। रेस्टोरेंट में न्यूज़ चलती है कि जिस आदमी का खून हुआ था वो खुद भी एक खूनी था, जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। ये सुनकर ली टोंग को थोड़ा बेहतर महसूस होता है कि आखिर उसने किसी बेगुनाह का खून नहीं किया। घर जाने के बाद ली टोंग फिर से चीज़ों को इमेजिन करना शुरू करता है। इस बार वो उस आदमी से डरने के बजाय उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे पीछे पुश कर देता है। फिर वो देखता है कि जिन लोगों को उस कंस्ट्रक्शन वर्कर ने मारा था, उन सभी के हाथ उस कंस्ट्रक्शन वर्कर को नीचे नरक में घसीट कर ले जा रहे हैं। इधर वो हथौड़ा हमें उस अंधी लड़की के लिविंग रूम में नजर आता है। क्या उसका कुत्ता उस हथौड़े को अपने साथ ले आया था? डिटेक्टिव योंग कुछ फूल और जूस का कैन खरीदता है, लेकिन फूल मुरझाए हुए थे और जूस का स्वाद भी कुछ ठीक नहीं था। इससे डिटेक्टिव का पारा हाई हो जाता है। फिर डिटेक्टिव योंग हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसके फादर आईसीयू में एडमिट थे और उसकी मॉम उनके पास रुकी हुई थी। यहाँ भी योंग अपने फ़ोन पे ही बिजी था। अब यहाँ ली टोंग की मॉम भी उसे अपने साथ चर्च चलने के लिए कहती है। चर्च में वो ली टोंग से कहती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए जी जान लगा दी। मैंने एक लॉटरी टिकट भी खरीदी थी, पर मैं उसमें हार गई। तुम अब हमारी फिक्र करना छोड़कर अपने करियर पे फोकस करो। तुम्हारा जो दिल करे तुम वो कर सकते हो। इसके बाद पुलिस स्टेशन में चीफ ऑफिसर अपने स्टाफ को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम सब ने अगर इस केस पर अच्छे से काम किया तो इस मंथ तुम सबका प्रमोशन पक्का। फिर वो स्टाफ से ये भी कहता है कि उन्हें इस केस की कोई भी जानकारी किसी से शेयर नहीं करनी, क्योंकि मीडिया भी इस केस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। सुपरमार्केट में वही अंधी लड़की सियोन सिगरेट खरीदने आती है। सियोन सिगरेट खरीदने के पैसे नहीं देती, क्योंकि ली टोंग को उसे 2 मिलियन वॉन देने थे। एक्चुअली उस लड़की ने ली टोंग के बैच पर लिखा उसका नाम पढ़ लिया था। ली टोंग सियोन के मुंह से खुद का नाम सुनकर दंग रह जाता है। उसकी आंखों पर चोट जरूर लगी थी, पर वो एक आंख से अब भी देख पाती है। हालांकि सबको यही लगता था कि वो पूरी तरह अंधी है। वो ली टोंग को पैसों के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। अगर ली टोंग ने उसे अगले दिन तक 2 मिलियन वॉन नहीं दिया तो वो उसका राज सभी के सामने लाकर रख देगी। ली टोंग परेशान होकर नए जॉब्स ढूंढना शुरू कर देता है, मगर वो चाहे कुछ भी कर ले, इतने पैसे एक दिन में इकट्ठा नहीं कर पाता। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने बॉस को कहता है कि वो उसे इस मंथ की सैलरी एडवांस में दे दे। ली टोंग का बॉस भी उसे हाँ कर देता है। फिर ली टोंग जाकर बैंक से पैसे विड्रॉ करवाता है। अगली सुबह उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली होती है कि तभी उसका बॉस वहां आकर कहता है कि एक अजीब सी लड़की अपने डॉग के साथ सुपरमार्केट के बाहर खड़ी थी। ली टोंग जान जाता है कि उसका बॉस सियोंग की बात कर रहा है। ली टोंग तुरंत बाहर जाकर चेक करता है, पर वहां उसे कोई नजर नहीं आता। उसके काउंटर पर एक सिगरेट का पैकेट पड़ा मिलता है, जिस पर सियोंग ने ली टोंग के लिए एक मैसेज छोड़ा था, पैसे लेकर मुझे मेरे घर पर मिलो। सियोंग के घर जाकर ली टोंग देखता है कि उसकी हरकतें कुछ अजीब सी है। पैसे गिनने के बाद वो ली टोंग को वो हथौड़ा दिखाती है और कहती है, अगर तुम चाहते हो कि पुलिस को इस बारे में कुछ पता न चले तो तुम्हें हर महीने मुझे 2 मिलियन वॉन लाकर देने होंगे। ली टोंग हथौड़े को सियोंग के हाथ से छीन लेता है और कहता है कि मैं जितना कर सकता था मैंने किया। वो वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी सियोंग कहती है कि सोच लो, मैं न सिर्फ तुम्हारे बारे में बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं चाहूँ तो उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हूँ, इसीलिए चुपचाप हर महीने मुझे पैसे लाकर देते रहना। ली टोंग सोचता है कि अगर आज मैंने इस लड़की की जिद पूरी कर दी तो मुझे पूरी उम्र भर इसका पालतू कुत्ता बन के रहना होगा। वो गुस्से में हथौड़ा सियोंग के सर पर दे मारता है और उसकी जान ले लेता है। उसके रूम की हर चीज पर ली टोंग की उंगलियों के निशान थे, यहाँ तक कि उसके घर के दरवाजे पर भी। 3 दिनों बाद सियोंग के दूध वाले को उसके घर से अजीब सी बदबू आती है और वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है।
पुलिस फिंगरप्रिंट्स निकालने सियोंग के घर से कुछ चीजें ले जाती है। वहीं पुलिस डॉग उसके घर के बाहर गड्ढा खोद देता है जिसमें से 2 नरकंकाल बाहर निकलते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जांच कर पुलिस को बताते हैं कि वो 2 नरकंकाल सियोंग के पेरेंट्स के हैं जो कुछ सालों से लापता हो गए थे। वो ये भी बताते हैं कि सियोंग के डॉग ने घर की सभी चीजों को चाट रखा है जिससे उन्हें किसी की भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिली। मानो ऊपर वाला खुद लीटांग को बचाने के लिए उसे मौके पर मौका दे रहा हो। दूसरी तरफ लीटांग तो अपने आप रहने जा रहा था। जब उसका दोस्त घर आया तब उसके होश वापस आए। हुआंग लीटांग को खूब डांट लगाता है। तब लीटांग उसे बताता है कि हाई स्कूल में तुम्हारा टैबलेट मैंने चुराया था। हुआंग कहता है कि वो हमेशा से इस बात को जानता था पर उसने दोस्ती की खातिर लीटांग से कुछ नहीं कहा। इधर पुलिस वाले सभी मर्डर्स की कड़ियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। सियोंग का डॉग अब उनकी हिरासत में था। हम देखते हैं कि चुंग जी नाम का ऑफिसर डॉग को घुमाने ले जा रहा है। बाहर उसे वो 2 लड़के देख लेते हैं जिन्हें उसने डिटेक्टिव योंग के कहने पर सुपरमार्केट के बाहर से अरेस्ट किया था। वो दोनों शराब की बोतल लेकर चुंग जीन के सर पर फोड़ देते हैं। यहाँ ली कांग को न्यूज से पता लगता है कि सियोंग पुलिस के शक के दायरे में सबसे पहले नंबर पर है। फिर वही 2 लड़के ली टांग पर भी अटैक करने जाते हैं। जिंदगी में पहली बार ली टांग को अंदर से ऐसा महसूस होता है कि वो दोनों अच्छे लड़के नहीं हैं। उन्होंने किसी न किसी को नुकसान पहुंचाया है। वो उन्हें भी मार डालता है। सुबह पुलिस को उन दोनों की लाशें मिलती है। ली टांग की आंख अपने कमरे में खुलती है। उसे पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। याद है तो बस इतना कि वो बेहोश हो गया था और किसी ने उसे उसके घर तक पहुंचाया। उसके घर पर एक नोट भी मिलता है जिसमें किसी ने अपनी टेलीग्राम आईडी छोड़ी हुई है। दूसरी तरफ हमें सियोंग के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसे अपनी आंखें गंवानी पड़ी। एक दिन सियोंग अपने दोस्त के साथ घर पर थी। तभी उसने सिगरेट पीने के लिए अपना लाइटर निकाला। उसके दोस्त ने कहा कि मुझे केरोसिन की बू आ रही है तो हमें इस वक्त सिगरेट नहीं जलाना चाहिए, लेकिन उसके मना करने के बावजूद सियोंग ने सिगरेट जला दी जिससे कि रूम में एक बड़ा धमाका हो गया। इसके बाद उसने जानबूझकर रात को अपने पेरेंट्स के रूम में आग लगा दी। उसकी मॉम की आंख खुल गई और वो कमरे से बाहर आ गई पर उसके डैड आग में जलकर मारे गए। जब सियोंग की मॉम ने बाहर आकर उसे पूछा कि आखिर ये आग कैसे लगी तो उसने चाकू लेकर उन्हें भी खत्म कर दिया। फिर उसने दोनों की डेड बॉडी को अपने घर के गार्डन में दफना दिया। सीरीज वापस प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होती है। डिटेक्टिव योंग और उनका पार्टनर एक औरत से बातचीत कर रहे थे। ये औरत सियोंग की कजन थी जिसने सोशल मीडिया पर सियोंग के बारे में उल्टा सीधा कमेंट किए थे। सियोंग की कजन बताती है कि वो बचपन से ही दिमाग से थोड़ी हिली हुई थी। जब हम छोटे थे तब उसने मुझे भी बिना किसी बात के मारने की कोशिश की। इस तरफ चुंग जिन पुलिस स्टेशन जाता है। चीफ ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, तुम्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। चुंग जिन भी अपने सीनियर की बात से सहमत है। वहीं डिटेक्टिव योंग और उसका पार्टनर उन दोनों लड़के के फ्यूनरल पर पहुंचते हैं। डिटेक्टिव को पता था कि इन्होंने चुंग जिन पर अटैक किया था। वो वहां पता करने की कोशिश करता है कि कहीं उन दोनों लड़कों की किसी और से दुश्मनी तो नहीं। उनमें से एक की माँ डिटेक्टिव के सवालों से परेशान होकर एक थप्पड़ जड़ देती है, लेकिन वो लड़के भी कुछ कम नहीं थे। उन दोनों ने एक लड़की था जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। उस लड़की के डैड को शक तो हो गया था पर किसी को उसकी मौत का कारण पता नहीं चल पाया। इससे हमें पता लगता है कि ली टांग को जो उन 2 लड़कों को देखकर फील हुआ था वो बिल्कुल सही था। यहाँ डिटेक्टिव योंग सुपरमार्केट चला जाता है और वहाँ के ओनर को सियोंग की पिक दिखाता है। ओनर कहता है कि इस लड़की को मैंने कुछ दिनों पहले सुपरमार्केट के बाहर खड़ा देखा था। वो एक ज़ॉम्बी की तरह खड़ी होकर सुपरमार्केट की तरफ देख रही थी। ओनर डिटेक्टिव को ये भी बताता है कि ली टांग ने उससे एडवांस पे पेमेंट ली और उस दिन के बाद से वो काम पर नहीं आया। इधर ली टांग उस पेपर पे लिखे टेलीग्राम आईडी पर टेक्स्ट करता है। उसे हैरानी ये देखकर होती है कि सामने वाला उसका नाम जानता था। वो घबरा कर टेक्स्ट को डिलीट कर देता है और उस आईडी को ब्लॉक कर देता है। फिर डिटेक्टिव का पार्टनर यांग जे उस लड़की के घर पहुंचता है हुआ था। लड़की के फादर मिस्टर कांग यांग जे से कहते हैं कि मुझे पहले से ही उन 2 लड़कों पर शक था। मैंने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश भी की थी पर वो धीरे धीरे मुझसे कटती चली गई और एक दिन उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस ने भी मेरी कोई मदद नहीं की जिस वजह से मुझे खुद इंसाफ करना पड़ा।
इधर ली टांग को भी पुलिस कॉल करके बताती है कि तुम्हारे बॉस ने तुम पर केस कर दिया है क्योंकि तुमने उनसे पैसे एडवांस लिए और उस दिन के बाद से काम पर जाना बंद कर दिया। ली टांग अपनी जरूरत का सामान बैग में डालता है और उस घर से भागने की सोचता है जहां वो किराए पर रहता था। यहाँ पुलिस स्टेशन पर डिटेक्टिव को खबर मिलती है कि मिस्टर कांग ने बयान दिया है कि उन दोनों लड़कों को उन्होंने ही मारा है। डिटेक्टिव को दाल में कुछ काला लगता है। वो मिस्टर कांग को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपना स्टेटमेंट एक पेपर पर लिखकर उस पर दस्तखत करने होंगे। फिर डिटेक्टिव नोटिस करता है कि मिस्टर कांग लेफ्ट हैंड से साइन करता है जबकि खून करने वाला कोई राइट हैंड वाला आदमी है। वो मिस्टर कांग का झूठ पकड़ लेता है। डिटेक्टिव का एक पार्टनर उससे चिढ़ा हुआ था क्योंकि वो उसके जितना काबिल नहीं। यांग जे को भी डांट लगाता है कि तुम उस लड़की के फादर से अकेले क्यों मिलने चले गए। यांग जे डिटेक्टिव योंग का जूनियर होने के कारण उसे फिलहाल एक्सपीरियंस में कम था। मिस्टर कांग को पुलिस स्टेशन से रिहा तो कर दिया जाता है पर उन दो लड़कों में से एक की माँ उन पर गाड़ी चढ़ा देती है। दूसरी तरफ ली टांग बैंक से पैसे विड्रॉ करता है जो बाहर आते ही दो गुंडे चुरा लेते हैं। उसके बाजू में चोट लग जाती है। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। मिस्टर कांग को भी उसी अस्पताल लाया गया था तो उनकी नजर ली टांग पर पड़ती है। दोनों में बातचीत होती है जिसमें हमें ये पता लगता है कि मिस्टर कांग को भी उसी अननोन टेलीग्राम आईडी को टेक्स्ट किया था जिससे उन्हें उन दोनों लड़कों का पता लगा। उस अननोन शख्स ने मिस्टर कांग से कहा था कि वो उन दो लड़कों को ढूंढकर उन्हें मार डाले, मगर ली टांग की किस्मत का रुख बदला और जो काम मिस्टर कांग करने वाले थे वो उसने अनजाने में कर दिया। ली टांग मन ही मन सोचता है कि उस दिन इसी ने तो उसे घर नहीं पहुंचाया था। मिस्टर कांग ली टांग से कहते हैं कि तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ क्योंकि डिटेक्टिव योंग भी यहीं पर है। ली टांग तुरंत हॉस्पिटल से रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि योंग उसे देख लेता है। डिटेक्टिव चाहता था कि वो ली टांग का पीछा करे मगर उसे खबर मिलती है कि मिस्टर कांग ने पिल्स खाकर खुदकुशी कर ली है। मिस्टर कांग का मानना था कि उन्होंने जो किया अपने बेटे के लिए किया और अब वो सुकून से उसके पास जाना चाहते थे। इधर ली टांग की फैमिली उसे हर तरफ ढूंढ रही थी। वो उसके घर भी जाते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलता। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर कांग को एक शख्स मिला था जिसने उन्हें वादा किया था कि वो उनकी बेटी की मौत का बदला लेने में हेल्प करेंगे। उस शख्स ने जैकेट पहन रखी थी जिस पर हीरो लिखा था। इसके बाद हमें एक लॉयर नजर आता है जिसका नाम जी था। जी को जानने वाले उसे एक बेहद अच्छा आदमी समझते थे। उस रात उसने पी रखी थी जिसके चलते उसने घर जाने के लिए एक टैक्सी बुक की। हम देखते हैं कि टैक्सी का ड्राइवर वही जैकेट वाला शख्स था। उसने जी को लेजर वेपन से बेहोश कर दिया और अगले दिन उसकी बॉडी नदी पर मिली। ली टांग की बहन उसके तलाश में सुपरमार्केट जाती है मगर सुपरमार्केट के ओनर का तो बस यही कहना है कि ली टांग ने मेरे पैसे लिए और उस दिन के बाद से गायब हो गया। फिर चुंग जिन का रिटायरमेंट हो जाता है। उसके साथ ही डिपार्टमेंट के कुछ और लोगों का भी ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि वो लोग केस पर कुछ खास काम नहीं कर रहे थे। डिपार्टमेंट की हेड जू जोंग डिटेक्टिव योंग को भी झाड़ देती है ये कहते हुए कि आप लोग बस अपनी कुर्सी गर्म करने आते हैं और घर चले जाते हैं। एक केस तो आप लोगों से सॉल्व होता नहीं। अगले सीन में हम डिटेक्टिव रॉबिन नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन था और साथ ही साथ एक हैकर भी था। रॉबिन ने कुछ गवर्नमेंट फाइल्स को हैक किया था। डिटेक्टिव उसे कुछ मर्डर केस की फाइल्स दिखाता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने इनके बारे में कुछ मालूम है। रॉबिन के पास उन केसेस से रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं। डिटेक्टिव रॉबिन से कहता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। अगर तुमने आने से मना किया तो मैं वारंट जारी करूंगा और जितनी भी साइट्स तुमने हैक की है उनका भांडा फोड़ दूंगा। रॉबर्ट तहकीकात के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है जिसके बाद डिटेक्टिव उसे घर ड्रॉप करता है पर वो लगातार उस पर नजर बनाए रखता है। अगले दिन रॉबिन के घर एक डिलीवरी बॉय आता है। वो और कोई नहीं बल्कि ली टांग था। ली टांग उसे अलर्ट करता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। फिर जब ली टांग बाहर आता है तो एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। इससे पहले कि डिटेक्टिव योंग की उस पर नजर पड़े ली टांग बाइक लेकर चला जाता है। डिटेक्टिव तुरंत यांग ये से उसका पीछा करने को कहता है। यहाँ योंग रॉबिन के मुंह से उगलवाने की कोशिश करता है कि आखिर वो उनसे क्या छिपा रहा है। तभी यांग जे डिलीवरी बॉय को अपने साथ ले आता है मगर वो डिलीवरी बॉय कोई और ही था।
क्योंकि ली टांग ट्रैफिक का फायदा उठाकर यांग जे को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इधर रॉबिन ने हिडन कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया था कि डिटेक्टिव उसके साथ कैसा बदसलूकी कर रहा है। डिटेक्टिव ने हिडन कैमरा ढूंढकर हटा दिया तो रॉबिन ने दूसरे कैमरे से वो भी रिकॉर्ड कर लिया। गुस्से में लाल योंग रॉबिन पर टूट पड़ता है, मगर उसके स्टाफ उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। यहाँ ली टांग स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहा था ताकि वो वहां से भाग सके। स्टेशन पर न्यूज में बताया जाता है कि जिन लड़कों को ली टैंग ने मारा था वो एक लड़की की मौत के जिम्मेदार थे। ये सुनकर ली टैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। स्टेशन पर ली टैंग को रॉबिन मिलता है, जिससे ली टैंग बताता है कि कैसे वो इत्तेफाकन बुरे लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। रॉबिन अपने आप को रियल लाइफ सुपर हीरो समझने लगा था, जैसे भगवान ने बुरे लोगों की मदद करने के लिए भेजा हो। वही बात वो ली टैंग से कहता है कि कैसे भगवान उसके जरिए बुरे लोगों का खात्मा करवा रहे हैं। वो चाहता है कि ली टांग उसके साथ काम करे, जिससे दोनों मिलकर बुरे लोगों का अंत कर सके। वो ली टांग को स्टेशन से वापस उसके घर ले जाता है। रॉबिन ली टांग को उसके घर में बने सीक्रेट कंपार्टमेंट के बारे में बताता है। ली टांग के हाथ एक लेजर वेपन और एक जैकेट लगता है जिस पर हीरो लिखा हुआ था। वो जैकेट पहनकर लेजर वेपन लिए घर से बाहर निकल पड़ता है। सड़क पर चलते हुए वो सोचता है कि उस दिन उन लड़कों को देखकर उसे जो नेगेटिव वाइब्स आई थी, क्या वो वापस उसे महसूस होगी। तभी वो लॉयर जी से टकराता है। उसे तुरंत फील होने लगता है कि इसने कुछ न कुछ गड़बड़ कर रखी है। वो उसका पीछा करता है, टैक्सी ड्राइवर होने का नाटक करता है और जी को अपने साथ ले जाता है। एक सुनसान जगह पर वो उसे पूछता है कि क्या तुमने कोई क्राइम तो नहीं किया। जी मना कर देता है। इसके बाद ली टांग रॉबिन को कॉल करके उसे वहां बुलाता है। रॉबिन जी का फोन हैक कर लेता है, जिससे उन्हें पता लगता है कि उसने एक लड़की किया है। ली टांग वहीं के वहीं उसे मौत के घाट उतार देता है। इधर पुलिस स्टेशन में सारे स्टाफ्स को डांट पड़ती है। डिटेक्टिव योंग को केस से हटा दिया जाता है। ली टांग एक के बाद एक बुरे लोगों को हटाता जा रहा है, इस बात से अनजान कि कोई है जो उसे ढूंढ रहा है। सॉनशाइन नाम का एक आदमी ली टांग के सुपरमार्केट जाता है और उसके बारे में पूछता है। ली टांग अब किसी और जगह जॉब करता है। वहाँ उसके साथ जियांग नाम की एक लड़की भी काम करती है। जियांग सुपरमार्केट के स्टाफ से हमेशा दूरी बनाए रखती है, यहाँ तक कि जो थोड़े रूड कस्टमर्स होते हैं वो उनसे भी ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। ली टांग भी जियांग के बिहेवियर को नोटिस करता है। एक बार ली टांग एक कस्टमर की कार पर कुछ चिपका देता है। वो कस्टमर ली टांग से कहती है कि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगी। ली टांग उसे कहता है कि तुमसे पहले मैं खुद पुलिस को बता दूंगा कि तुमने सुपरमार्केट से चीजें चुराई है। वो औरत चुपचाप वहां से चली जाती है। शाम को ली टांग और जियांग सुपरमार्केट से बाहर सिगरेट पी रहे थे। जियांग को पता लग गया था कि ली टांग भी उसी की तरह रूड लोगों को पहचान लेता है। अगले दिन जियांग के घर उसकी मॉम रहने आती है। जियांग के एक्स ने उसकी एमएमएस वायरल कर दी थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चल रही थी। इस तरफ डिटेक्टिव योंग, चुंग जिन और यांग जे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो जिस केस पर काम कर रहे थे उस पर काम करना जारी रखेंगे। इस सिलसिले में वो सबसे पहले ली टांग के परिवार से मिलने जाते हैं। ली टांग की मॉम उन्हें बताती है कि कैसे वो कनाडा जाना चाहता था, पर अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया कि वो इस तरह बिना बताए गायब हो गया। जियांग अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है, जहां सैंगमन नाम का आदमी उसे घूर रहा था। वो सोचती है कि अभी इसे जाकर मजा चखाती हूँ। उसे लगा कि शायद उस आदमी ने उसका वायरल एमएमएस देख लिया होगा, इसीलिए वो उसे घूर रहा था। मगर उस आदमी को एमएमएस की कोई जानकारी नहीं थी। वो तो जियांग की ही स्कूल में पढ़ा करता था। ये जानने के बाद जियांग उसके साथ ड्रिंक करती है और दोनों स्कूल की बातें करने लगते हैं। यहाँ योंग को पूरा यकीन हो चला था कि ली टांग का सभी मर्डर से कोई न कोई ताल्लुक जरूर है। अगले दिन सैंगमैन जियांग से कॉल कर कहता है कि मुझे मेरी एक्स ब्लैकमेल कर रही है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ सैंगमैन जियांग को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया है और अब वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। इन सब के कारण वो इतना शर्मिंदा है कि अपने पेरेंट्स से नजरें भी नहीं मिला पा रहा। सैंगमैन अपने आप को इतना बेचारा दिखाता है कि जियांग उसे जमीन पर सोता नहीं देख पाती। वो उसे बेड पर अपने बगल में सोने को कहती है। अगले कुछ दिनों तक सैंगमैन अपनी गर्लफ्रेंड और जियांग दोनों को पागल बनाना जारी रखता है। कुछ ही दिनों में जियांग उसके फोन में उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के वेडिंग कार्ड को देख लेती है। इस बारे में पूछने पर सैंगमैन जियांग से कहता है कि मैंने तुम्हारा एमएमएस देखा था, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता था।
इसीलिए मैंने ये सब कहानियां बनाई। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। इस पर वो उसे मारकर कमरे में आग लगा देता है। डिटेक्टिव योंग को इसकी खबर न्यूज़ के जरिए पता लगती है। वो उस जगह पहुंच जाता है क्योंकि वो और उसके साथी उसी इलाके में जांच पड़ताल कर रहे थे। वो सोचता है कि जहां लीटांग जाता है उसी इलाके में क्राइम होने लगते हैं। सुपरमार्केट जाकर लीटांग को जियांग की मौत का पता लगता है। सुनचैन भी ली की तलाश में सुपरमार्केट का कोना कोना छान मारता है। लीटांग को जैसे ही डिटेक्टिव गेट से आता नजर आता है वो वहां से भाग निकलता है। भागने के बाद सुनचैन लीन टैंग को धर दबोचता है। तब उसे वही नेगेटिव वाइब्स फील होने लगती है। सुनचैन लीटांग से कुछ बात करना चाहता था पर डिटेक्टिव के वेयरहाउस में आ जाने से वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। योंग सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता था पर ड्यूटी पर ना होने के कारण अब उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। मगर एक और डिटेक्टिव उस केस पर काम कर रहा था तो उसने योंग को अपने साथ सीसीटीवी फुटेज देखने बुला लिया। यहाँ सैंगमैन को उसकी होने वाली बीवी कॉल करके बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जब सैंगमैन अपने अपार्टमेंट लौटा तो वो देखता है कि सुनचैन उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताता है और सैंगमैन को जियांग के बारे में पूछने लगता है। सैंगमैन कहता है कि मेरा उससे अफेयर था, ये बात मैं मानता हूँ, मगर उसकी मौत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। सैंगमैन का रवैया देख सुनचैन उसे उल्टा लटका देता है। वो जानता है कि पुलिस भी वहीं आ रही है। उसने पुलिस के लिए एक जाल बिछाया और वहां से चला गया। अब जैसे ही पुलिस सैंगमैन के अपार्टमेंट का दरवाजा खोलती है उनके मुंह पर स्प्रे पेंट का धुआं आ जाता है। सुनचैन ने 4 स्प्रे पेंट्स के कैंस को गैस पर चढ़ा दिया था जिससे वो पूरे रूम में फैल गया था। यहाँ ली टांग किसी अपार्टमेंट से निकलता है। लिफ्ट में उससे एक लड़का नजर आता है जो ली के जाते ही उस अपार्टमेंट में घुस जाता है। वो फायर एक्सटिंग्विशर चलाकर अपार्टमेंट से सभी सबूत मिटा देता है। एक बार फिर भगवान ने किसी को ली टांग की मदद के लिए भेजा था। पुलिस उस लड़के से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि मैंने लिफ्ट में जिस लड़के को देखा था वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था, इसलिए मैंने उसे मजा चखाने की सोची थी। अगली सुबह यांग जे की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। वो डिटेक्टिव को कॉल करके बताता है कि मैंने कल सुनचैन को सैंगमैन के अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा था, मगर मैं श्योर नहीं था कि ये वो ही है या नहीं, इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। यहाँ योंग को एक बैड न्यूज मिलती है। डॉक्टर उसे और उसके मॉम को बताता है कि आईसीयू में रखने के बावजूद उसके डैड की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा, तो अब उन्हें आईसीयू में रखने का कोई मतलब नहीं। इस तरफ सुनचैन रॉबिन के घर में घुस जाता है। हमें पता लगता है कि सुनचैन और रॉबिन एक दूसरे को पहले से जानते थे, मगर अब उन दोनों की आपस में नहीं बनती। सुनचैन वहाँ इसीलिए आया था क्योंकि वो ली टांग से मिलना चाहता था। सुनचैन जैसे ही जाने के लिए उठता है रॉबिन उस पर अटैक कर देता है। वहां से निकलने के बाद यांग ये भी सुनचैन पर अटैक कर देता है। यांग ये अकेला ही सुनचैन को ढूंढने निकल पड़ा था। सुनचैन उल्टा उसी की पिटाई कर देता है और उसे दूसरे माले से नीचे फेंक देता है, जिससे यांग ये को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। फिर रॉबिन पुलिस स्टेशन जाकर कहता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, पर मैं उसे सिर्फ डिटेक्टिव योंग के साथ शेयर करूंगा। वो डिटेक्टिव योंग को सुनचैन की कुछ डिटेल्स देता है और कहता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, हमें इसे रोकना होगा। इस तरफ सुनचैन अपनी हरकत से रॉबिन की बात को सच साबित कर देता है। वो 2 स्टूडेंट को सिर्फ इस वजह से मार डालता है क्योंकि वो एक टैक्सी ड्राइवर से बहस कर रहे थे। सुनचैन के मुताबिक वो बुरे लोगों को हटाने का काम कर रहा है, मगर सच्चाई तो ये है कि वो अंधाधुंध बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी मारता जा रहा है। उसका ज़मीर मर चुका है। पुलिस स्टेशन का नया चीफ ऑफिसर योंग को बुलाकर कहता है कि अगर तुमने सुनचैन को पकड़ लिया तो तुम फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर पाओगे। इसमें चीफ ऑफिसर का भी फायदा है क्योंकि ऐसा करने से उसे आते ही प्रमोशन मिल जाएगी। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि सुनचैन भी पहले पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और लोगों को बेवजह मारने लगा। इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इधर रॉबिन उस कंपनी के स्टाफ से बात करता है जो उस स्टूडेंट के ग्रैंडफादर की थी जिसे सुनचैन ने मारा था। कंपनी के स्टाफ ने सुनचैन से बदला लेने के लिए कुछ गुंडे हायर किए थे। यहाँ ली टांग रॉबिन से उसके और सुनचैन के रिश्ते के बारे में पूछने के लिए कॉल करता है। रॉबिन बताता है कि वो सुनचैन को अपना पार्टनर बनाना चाहता था,
इसी सिलसिले में रॉबिन की सुनचैन से मुलाकात हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने ली टांग को अपना पार्टनर बनाया। मगर उसका यह फैसला गलत निकला क्योंकि सुनचैन एक साइको है। रॉबिन के कहने पर ली टांग सुनचैन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब ली टांग सुनचैन से मिलने जाता है तो रॉबिन लगातार ली टांग की लोकेशन ट्रैक करता है। इतना ही नहीं, वो उस कंपनी के हायर्ड गुंडों को लेकर उन दोनों की मिलने की जगह पहुंचता है, जो कि एक पुराना कसिनो था। मीटिंग के दौरान सुनचैन ली टांग से पूछता है, क्या सच में तुम्हें बुरे लोगों को देखने से ही उनके बारे में पता चल जाता है? फिर वो कहता है कि अगर ऐसा सच में है तो तुम्हें मेरा पार्टनर बनना चाहिए। अगले ही पल ली टांग सुनचैन पर हमला कर देता है। बदकिस्मती से पुलिस ऑफिसर होने के कारण सुनचैन ली टांग से ज्यादा ताकतवर था। वो ली टांग को जमीन पर पटक देता है। तभी कंपनी के गुंडे वहां आ पहुंचते हैं। फिर ली टांग बाहर जाकर रॉबिन से मिलता है। अंदर सुनचैन रबर बुलेट्स की मदद से सभी गुंडों को एक एक करके ढेर कर देता है। उन्हीं में से एक गुंडे से वो कहता है कि अपने बॉस को कॉल करो और कहो कि उनका काम हो गया है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ उन लोगों की डेड बॉडीज मिलती है जिन्हें सुनचैन ने मारा है। अब यहाँ पुलिस को सियोंग के डॉग की जरूरत नहीं थी, इसीलिए डिटेक्टिव योंग और यांग जे उसे डॉग हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में डिटेक्टिव योंग को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है। जब योंग छोटा था तो अपने डैड के साथ एक बार पुलिस स्टेशन आया था। उसने पुलिस स्टेशन में सारी चीजें उथल पुथल कर दी थी, जिसके बाद योंग के डैड ने उसे कहा कि तुम बड़े होकर चोर मत बनना। हॉस्पिटल में डॉक्टर योंग से कहते हैं कि क्या आप सच में इस डॉग को यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक एक मर्डर से है तो कोई भी इसे अडॉप्ट नहीं करना चाहेगा। इसके बाद पुलिस सुनचैन की तलाश में जुट जाती है। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि सुनचैन खुद उन पर नजर बनाए हुए हैं। रॉबिन और ली टांग भी अब मुसीबत में हैं, क्योंकि ना उन्हें सिर्फ पुलिस ढूंढ रही है बल्कि सुनचैन भी ढूंढ रहा है। दोनों कार रेंट पर लेते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त ली टांग को सड़क पर पोस्टर नजर आता है जिसमें उसकी गुमशुदगी की खबर छपी हुई थी। ये देख ली टांग इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि जाने से पहले उसे एक बार अपनी माँ से मिलना होगा। यहाँ सुनचैन कंपनी के उस एग्जीक्यूटिव से मिलता है जिसने गुंडे अरेंज करवाए थे। वो उसे कंपनी के ओनर की जानकारी लेता है ताकि जाकर उससे बदला ले सके। जहां एक तरफ पुलिस सुनचैन को ट्रैक कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुनचैन ने उस कंपनी के ओनर को बंदी बनाकर रखा था। वो ओनर की सेक्रेटरी से उसके सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करवाता है और बोलने को कहता है कि वहां सब कुछ ठीक है। फिर सुनचैन कंपनी के ओनर पर बेईमान होने का इल्जाम लगाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कंपनी का ओनर अमीर होने के कारण हमेशा बुरे कामों में फंसा रहा। एक बार उसे किसी वजह से जेल भी हुई, पर वो पैसे खिलाकर जमानत पर छूट गया। अब सुनचैन उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। उसी समय पुलिस वहां आ जाती है। उन्हें देख सुनचैन ओनर की गर्दन में एक नुकीली चीज चुभा देता है और कहता है कि अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो इस कमरे में खून की नदियां बहा देगा। सुनचैन योंग को भड़काने उसके बीमार पिता का जिक्र छेड़ देता है। वो कहता है कि क्या तुम आजकल इसीलिए चिड़े रहते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप का सर कुचल दिया। ये कहकर वो ओनर के गले से वो नुकीली चीज जोर से बाहर खींचता है, जिससे उसके गले से ढेर सारा खून बहने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस सुनचैन को गिरफ्तार कर लेती है। गुस्से से पागल होने के बावजूद डिटेक्टिव योंग जैसे तैसे अपने आप को गोली चलाने से रोकता है। सुनचैन की गिरफ्तारी पर पुलिस चीफ डिटेक्टिव योंग को मुबारकबाद देती है और कहती है कि प्रेसिडेंट की मौत का कोई केस न बनाए, नहीं तो उसका प्रमोशन रुक जाएगा। दूसरी तरफ रॉबिन ली टांग को अपने बचपन की कहानी सुनाता है। जब वो छोटा था तब किसी ने उसके पेरेंट्स का खून कर दिया था। किसी ने इस बारे में कुछ नहीं किया। जैसे तैसे वो बड़ा हुआ। वो सुपर हीरो बनना चाहता था और अपने पेरेंट्स के कातिल से बदला लेना चाहता था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो सुपर हीरो बनने के बजाय एक साइकिक बन गया। अब जिन्हें ना पता हो उन्हें बता दो कि साइकिक वो लोग होते हैं जो लोगों को देखकर बता सकते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स वगैरह। रॉबिन ने अपने दिल की आवाज सुनी और जब उसे पता लगा कि उसकी लाइफ का यही मकसद है तो उसने उस जैसे और भी लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया ताकि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लोगों को न्याय दिला सके। इस तरफ सुनचैन पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता है। अगले दिन ली टांग और रॉबिन न्यूज चैनल पर देखते हैं कि उन्हें सुनचैन के क्राइम पार्टनर्स की तरह पेश किया जा रहा है। ली टांग की माँ को जब ये पता लगता है कि उसका बेटा क्रिमिनल है तो वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह ली टांग और रॉबिन फिर से देश छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं।
लेकिन सुनचैन उन्हें कॉल करके कहता है कि अब जब पुलिस हम तीनों की तलाश में है तो क्यों ना हम मिले। सुनचैन को मिलने से पहले रॉबिन इस बात की खबर डिटेक्टिव योंग को दे देता है, मगर सुनचैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अस्पताल जाकर योंग के डैड को मार डालता है। फिर ली टैंग अकेले देश छोड़कर भागने की सोचता है, मगर जाते जाते उसे याद आता है कि कैसे रॉबिन ने हर वक्त उसका साथ दिया। इधर रॉबिन डिटेक्टिव को समझाने की कोशिश करता है कि ली टैंग के पास कुछ स्पेशल पावर्स है, जिस वजह से वो सुनचैन को जान से मारना चाहता है। कुछ ही देर बाद रॉबिन और डिटेक्टिव सुनचैन से मिलने पहुंचते हैं। ली टांग भी वहां आ जाता है। जब सभी आमने सामने होते हैं तो ली टांग सुनचैन के सीने पे छुरा घोंप देता है और वहीं सुनचैन रॉबिन को शूट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव योंग जख्मी सुनचैन के ऊपर बंदूक ताने खड़ा है और हमें पता चलता है कि सुनचैन और डिटेक्टिव योंग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। जब सुनचैन नया नया पुलिस ऑफिसर बना था तब योंग बहुत छोटा था। योंग को एक बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिस कारण उसने बेवजह सुनचैन से दुश्मनी मोल रखी थी। सुनचैन योंग से कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम्हारी मॉम के साथ चक्कर चल रहा था, बल्कि वो पुलिस चीफ था। बात करें योंग के फादर की तो वो भी कुछ कम नहीं थे। सुनचैन को लगता था कि योंग के डैड एक अच्छे ऑफिसर है, पर एक दिन उसे पता लगता है कि वो किसी चाइनीज औरत की हेल्प से बॉर्डर पर ड्रग्स की स्मगलिंग किया करते हैं। जब सुनचैन ने योंग के फादर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने सुनचैन को अपना मुंह बंद रखने को कहा। यहाँ तक कि योंग के फादर ने सुनचैन की जमकर पिटाई भी की। सुनचैन से यह झेला नहीं गया और उसने बदले में योंग के फादर के सर पर वार कर दिया। अब यहाँ ली टांग को नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाता है। वो समझ गया था कि योंग सुनचैन का मर्डर करने वाला है। वो योंग से कहता है कि आपकी बजाय मैं सुनचैन को मारूंगा, क्योंकि मुझ पर पहले से ही खून के इल्जाम लगे हुए हैं। तभी सुनचैन ली पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव योंग उसी वक्त उस पर गोली चला देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव योंग सियोंग के डॉग को वापस ले आता है और अपने फादर का फ्यूनरल अटेंड करता है। फ्यूनरल में आए एक्स पुलिस चीफ को वो गुस्से भरी नजरों से देखता है। कुछ दिनों बाद पुलिस हेड योंग को स्टेटमेंट लेने बुलाती है। वो उसे पूछती है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि इन सब मर्डर्स में ली टांग शामिल है? ये सवाल सुनते ही योंग को सब कुछ याद आता है जो रॉबिन ने ली टांग के लिए कहा था। रॉबिन ने हमेशा ली टांग को मुसीबत से बाहर रखने की कोशिश की। उसने तो अपने दांतों को भी हूबहू ली टांग की तरह करवा लिया था, ताकि अगर पुलिस अरेस्ट करे तो उसे करे, ना कि ली टांग को। आखिरकार योंग कहता है कि नहीं, ली टांग का इन सब में कोई हाथ नहीं। फिर उसे ली टांग के साथ हुई पिछली मुलाकात याद आती है। ली टांग ने योंग की गन खुद के सर पर रखकर ट्रिगर दबा दिया था, मगर खुशकिस्मती से गन में बुलेट्स खत्म हो चुकी थी। शायद ये भी भगवान की तरफ से एक इशारा था कि ली टांग को जाने दिया जाए। शहर छोड़ने से पहले ली टांग अपने घर के बाहर जमी बर्फ को हटाकर रास्ता बनाता है। जब उसकी माँ ये देखती है तो वो समझ जाती है कि ये उनके बेटे ने किया है और वो अभी जिंदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी और देश में ली टांग को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस नहीं समझ पा रही कि वो आखिर अपना देश छोड़ वहाँ मछुआरे की नौकरी क्यों कर रहा है। जब वहाँ की पुलिस को पता लगता है कि ली टांग का उसके देश में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, तो वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद ली टांग अपने देश वापस लौट आता है। एक दिन जब वो सड़क पर चल रहा होता है, एक आदमी उससे आकर टकराता है, जिससे उसे नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है और ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट पर जरूर बताएं और हमारे नए चैनल 5 मिनट विजडम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।